आशीष सर, जैसा मनोज सर ने कहा कि बहुत कम नेता होते हैं राज्यों के स्तर पर जो दिल्ली में अपनी पहचान बना पाते हैं। आप उनमें से एक हैं। लेकिन आपका परिचय दर्शकों के लिए मैं क्या दूं जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है? बचपन से एक स्वयंसेवक, एक छात्र नेता, सबसे लोकप्रिय वीवीआईपी सीट के विधायक, खेल जगत की हस्ती, या देश की आर्थिक राजधानी में बीजेपी के मुखिया? एक सच्चा मुंबईकर, ये पहचान बढ़िया। क्या मुद्दे हैं जिनके साथ बीजेपी चुनाव में उतर रही है? ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी बहुत स्पष्ट रूप से, वैसे देखे तो एक नैरेटिव पर उतर रही है। 5 साल में एक बार चुनाव होता है। मतदाता ने 5 साल में एक बार चुनाव में वोट डालकर सरकार को बनाना है, विधायक को चुनना है, मुख्यमंत्री बनाना है। तो उस विषय में एक नैरेटिव इतना ही होता है कि उस 5 साल में उसने किया हुआ विकास का काम क्या है। दुर्भाग्य से महाराष्ट्र में 2.5 साल की सरकार रही। एक सरकार पहले उद्धव जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की धोखाधड़ी करके बनी हुई सरकार थी, और दूसरी सरकार जो है, जो एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में सही मायने में बीजेपी सेना की अलायंस को इकट्ठा लेकर चलने वाली सरकार बनी। तो इस चुनाव का नैरेटिव इसी दौरान होना चाहिए, और यही मुद्दा चुनाव का है। 2.5 साल उद्धव ठाकरे के बनाम, 2.5 साल एकनाथ शिंदे, देवेंद्र जी और अजीत दादा के। इन 2.5 सालों में क्या कुछ है ऐसा जो आप गिना सकते हैं मतदाताओं को महाराष्ट्र? सही बात प्रश्न पूछा आपने। वो 2.5 साल अगर हम लेंगे तो वो स्थगित ही स्टे वाली सरकार रही। मुंबई के मेट्रो को स्थगित थी, मुंबई के कोस्टल रोड को स्थगित थी, मुंबई के कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में रोना, पैसा नहीं है, काम नहीं कर सकते, इसके कारण स्टे। और उसी बनाम जहां देखेंगे तो इस 2.5 साल में मेट्रो भी आधी पूरी हो गई, कोस्टल रोड बहुत ज़्यादा खुला हो गया, मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे खुला हो गया, मुंबई बड़ौदा एक्सप्रेसवे का काम शुरू हो गया, मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे आगे बढ़ गई, बुलेट ट्रेन तब स्थगित की गई, अब बुलेट ट्रेन का काम शुरू हो गया। तो एक ठप्प सरकार और एक प्रगतिशील सरकार, ये दोनों में से वोटर को चुनना है। यही बात को लेकर हम जाएंगे। अगर ऐसा ही है तो फिर विपक्ष कहता है कि क्या वजह रही कि 2024 के लोकसभा चुनाव में आपके गठबंधन के जो नतीजे हैं वो आपकी उम्मीद के मुताबिक नहीं रहे? झूठ और सच का सामना जब होता है, हमारे यहाँ पर मुंबई में बहुत सारे युवा मेरे यहाँ साथी है, उनको पता है कि कोई भी मुंबई के गली में विद परमिशन नए नए जॉइंट्स खुलते हैं, और वो जॉइंट्स जो होते हैं वहाँ पर रेस्टोरेंट में कोई अच्छा कोई आइटम मिलता है क्या, उसका प्रचार करने वाला वो जॉइंट रहते हैं। और जो रहते हैं परंपरागत स्थायी रूप से अपना अस्तित्व बनाकर सच पर दुकान खोलकर, रेस्टोरेंट खोलकर बैठे हुए लोग रहते हैं। वहां पर झूठ प्रचार में नए नए जॉइंट्स, यानी नए अलायंस की बात कर रहा हूं मैं, उन्होंने एक झूठ का नैरेटिव खड़ा कर दिया। संविधान बदलेगा, आरक्षण चला जाएगा, और उस संविधान के झूठ से मुझे लगता है उनको तात्कालिक लाभ हुआ, लेकिन व्यवस्थात्मक रूप से यहां पर जो स्थायी विकास की बात लेकर और सच का सामना लेकर चले, उनका परंपरागत जीत होना स्वाभाविक है। क्या वजह रही आपको? अब तो काफी समय हो गया, आपने विश्लेषण किया होगा कि देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जिसके पास कार्यकर्ताओं की सबसे बड़ी फौज है, वो विपक्ष के उस नैरेटिव को, जिसको आप कह रहे हैं, उसको बेहतर नहीं कर पाए, सुधार नहीं पाए। हमारी गलती हुई, हम नहीं सुधार पाए, सच बात है। हमने कम आंका, हमारा सच पे भरोसा था, हमको लगा सही के रास्ते पे चलेंगे तो नहीं अटकेंगे, इसके आगे धोखा नहीं खाएंगे। विधानसभा चुनाव तक आते आते स्थितियां बेहतर हो चुकी हैं, सुधर भी गई साहब। आज तो देखिए, चुनाव लोकसभा का हुआ, अभी के चुनाव में हमारे पत्रकार मित्र भी यहाँ पर बैठे हैं, अगर मेरी बात को सच्चाई और गहराई से अपने दिल पर हाथ रख कर सोचेंगे तो मेरी बात को सही मानेंगे। जैसे लोकसभा का चुनाव आया, हम विपक्ष के सवालों का जवाब दे रहे थे, रोज उठ के नई बात कहते थे, मनगढ़ंत कहानी कहते थे, आरोप लगाते थे, और हम उसका उत्तर दे रहे थे। आज विधानसभा का चुनाव आते आते अब हमारे जाल में वो फंस गए। कैसे? अभी लाडली बहना कैसी गलत है, बजट कैसा नहीं है,
कोर्ट में जाकर उसको स्थगित कर देंगे। लाडली बहना में करप्शन है, जीरो बिल तो आने वाला है नहीं, विद्यार्थियों को ये जो देने वाला अनुदान है ये तो आज बोल रहे कल तक रहेगा कि नहीं। हमारी योजनाओं का उत्तर देने लगे। कल तक हम उनका सवालों का जवाब दे रहे थे, अब हमारे झांसे में आकर हमारी बातों का जवाब देने लगे। ये पेंडुलम ऑफ शिफ्ट क्लियर दिखता है, नैरेटिव बदल गया। इस चूंकि आपने खुद ने 2-3 बार जिक्र किया लाडकी बहन योजना का, अभी बीजी अपोजिशन जो है आपका वो कह रहा है कि देखिए साहब, मौजूदा सरकार के पास ले दे के सिर्फ एक यही योजना है और इसी को ट्रम्प कार्ड के तौर पर विधानसभा चुनाव में भुनाने की कोशिश है। क्या वाकई ऐसा है? देखिए, जो योजना का उनके मन में डर बैठा है उसका उत्तर वो दे रहे हैं। आज तो किसानों को राज्य सरकार भी 6,000 रुपए दे रही है, केंद्र सरकार अलग से दे रही है। यहाँ किसानों को अभी 0 रुपए का बिल जाने वाला है, अब तक यह भी होगा। कौशल्य विकास के अंदर 10-10 हजार रुपया विद्यार्थियों में बढ़ रहा है जिन्होंने एप्लीकेशन किया है। वयोश्री योजना में हमारे बुजुर्गों को, हमारे ज्येष्ठों को अपने लिए कान का मशीन खरीदना है, हाथ की लकड़ी का जिसको बोलते हैं वो खरीदना है, इसके लिए 3,000 रुपया मिलना शुरू होगा। जहां पर मुख्यमंत्री महोदय ने तीर्थ स्थल की योजना शुरू की, लोग अपने गांव में कुलस्वामिनी के पास अभी जाकर दर्शन कर सकते हैं। ये सब जो योजनाएं हैं ये अपना अपना इम्पैक्ट कर रही है और हमारा संगठन भी है, और इसके लिए जिस बात का डर है उसका वो जवाब दे रहे हैं। वही एक चीज है, ऐसा नहीं है। ठीक है, लेकिन वो कहते हैं कि अगर ऐसा ही था तो फिर हरियाणा और जम्मू कश्मीर के साथ ही चुनाव करा लेने थे महाराष्ट्र के। भाई, तब सवाल जबकि सीधा वन नेशन है। वन इलेक्शन की बात हो रही है। नहीं, सवाल सीधा है। पहली बात तो वन नेशन वन इलेक्शन पे तैयार हो जाइए। खुद तैयार नहीं होंगे और हमें सवाल पूछेंगे, ये कौन सी बात रही? ये तो दोगलापन रहा कि वन नेशन इलेक्शन पे तैयार हो तो जाहिर करिए, फिर मांग करिए। और दूसरी बात, कानून स्पष्ट है भैया। 29 नवंबर को महाराष्ट्र की असेंबली फॉर्म हुई थी, 29 नवंबर के पहले चुनाव करने चाहिए, वो हो रहे हैं। तो आपके गठबंधन का मोटे तौर हो पर रहे यानी होना चाहिए। होना चाहिए। आपके गठबंधन का मोटे तौर पर चुनावी एजेंडा क्या होगा? वेलफेयर स्कीम्स, डेवलपमेंट, या जो एक सो कॉल्ड नैरेटिव बीजेपी अपोजिशन आपके ऊपर लगाने की कोशिश करता है कि ये एक खास धर्म विशेष की पार्टी है, उसी के इर्द गिर्द? देखिए, भारतीय लोकशाही मूल्यों पर चलने वाले लोग हम हैं, भारतीय संविधान का सम्मान करने वाले हम लोग हैं। हम महाराष्ट्र, एक महाराष्ट्र श्रेष्ठ महाराष्ट्र, ये आज पहली बार मैं नारा दे रहा हूं आपके चैनल से, इस मिशन पर चलने वाले लोग हैं। और इस एक महाराष्ट्र श्रेष्ठ महाराष्ट्र में डिविजिव पॉलिटिक्स का महत्व नहीं है। तू अमुक समाज का, तू अमुक जात का, तू अमुक भाषा का, ये नहीं चलेगा। तू इस धर्म का, तू उस धर्म का, ये हम नहीं मानेंगे। हम तो एक महाराष्ट्र श्रेष्ठ महाराष्ट्र, इस बात को लेकर चलेंगे और उसके साथ विकास की राजनीति और देव, देश और धर्म के लिए काम करना, ये बात को लेकर चलेंगे। जब आप ये कहते हैं तो अभी कुछ देर पहले ही कैबिनेट का एक फैसला आया जिसमें जो देसी गाय हैं उनको महाराष्ट्र सरकार ने राज्य माता का दर्जा देने का फैसला लिया है। क्या ये वही एक महाराष्ट्र श्रेष्ठ महाराष्ट्र की दिशा में जाता है? भाई, इसका विरोध क्यों है? मैं तो कहता हूं विपक्ष विरोध क्यों कर रहा है? गौ माता का अगर सम्मान सरकार करती है और गाय गौ माता के लिए कई एक सुदृढ़ स्वच्छ भावना रखती है तो उसका विरोध क्यों होता है? गाय को काटने वाले का ये साथ क्यों देते हैं? गाय कटनी चाहिए ऐसा विचार उनका क्यों है? पर्यावरण की बात करेंगे जब आरे में पेड़ कटेंगे या रहेंगे उस बात को लेकर, लेकिन गौ माता का सम्मान होगा कि नहीं, गाय कटेगी कि नहीं, इस बात पर पर्यावरण या एनिमल प्राणी मात्र के लिए इनकी विचार इतने कुंठित क्यों होते हैं? और इसके लिए गौ माता का सम्मान, ये हम सबका सम्मान है। इस चराचर की पृथ्वी को चलाने में हर इस व्यक्ति, हर इस प्राणी का अपना महत्व है, उसमें गौ माता का है और उसका सम्मान किया। तो विपक्ष का विरोध क्यों है, ये हमारा सवाल है। लेकिन ये तो फिर सनातन सेंट्रिक पॉलिटिक्स ही हुई ना, केवल गौ माता ही क्यों? सनातन बनातन का विषय नहीं केवल मैं बोल देसी रहा। गाय है क्यों? देशी गाय है क्योंकि वहां यहाँ की मूल गाय है। और उसका विरोध करने का विषय क्या है? फिर इटाली की गाय का सम्मान करे क्या? किसका करे सम्मान? या अरबस्तान से कोई लाके उसका सम्मान करे? भाई, देशी गाय का सम्मान किया तो उसका विरोध क्यों? ठीक है। दूसरी तरफ
आप कह रहे हैं कि हम वक्फ की जो मौजूदा स्थिति है उसको बदल देंगे। उद्धव ठाकरे ने एक बयान दिया, मैंने कहीं पढ़ा, जिसमें उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड की 1 इंच जमीन भी नहीं छीनने दूंगा। ये भी स्वाभाविक है कि उद्धव जी के पसंदीदा रंगों में अभी हरा रंग बढ़ गया है। मुझे उस रंग का कोई विरोध हरे नहीं रंग से है। मतलब? मेरे इस रंग का कोई विरोध नहीं है। एक स्पेसिफिक अल्पसंख्यक के तुष्टीकरण और विशेष रूप से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करना, भाई मुसलमान भाइयों बहनों को भी ये चाहिए नहीं, यानी तुष्टीकरण की राजनीति। ये मैं कह रहा हूं वक्फ ये जस्टिस है। अगर इस देश में सरकारी जमीनों के बाद सबसे ज्यादा कोई लैंडलॉर्ड अगर वक्फ है और वक्फ की जमीनों को लेकर न्यायालयों में हजारों वहां पर केसेस दायर हो रहे हैं, अल्पसंख्यक समाज भी कह रहा है, उनकी भी ये मांग है, स्टडी रिपोर्ट भी ये कह रहा है, पार्लियामेंट में डिबेट भी हो रही है, तो वक्फ की माला जपने वाले उद्धव जी ये सिर्फ तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं, मुसलमान समाज के हित की भी बात नहीं कर रहे। और अगर उद्धव जी को इतना था इंच की जमीन तो पार्लियामेंट से भागे क्यों? पार्लियामेंट में बयान क्यों नहीं दिया? उनके सांसद पार्लियामेंट में वहां पर चाय पीने के लिए कैंटीन में क्यों चले गए? तब तो बात करना चाहिए था। और इसके लिए जब प्रश्न आएगा तो भाग जाना, और जब वोट आएगा वोट की राजनीति, तब गांव में चिल्लाना। अब लोग होशियार हुए हैं और उस बात का जवाब चुनाव में भी देंगे। आपको लगता है कि ये मुद्दा महाराष्ट्र के चुनाव में कुछ असर छोड़ेगा? बिल्कुल छोड़ेगा। उद्धव जी अगर इसकी बात करेंगे तो इसका चुनाव में उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उनको खामियाजा भुगतना? बिल्कुल खामियाजा कैसे? भुगतना पड़ेगा, क्योंकि मुस्लिम समाज में भी ये बात है, उनके मन में भी है कि जब ये विषय निकला तब आप वक्त के लिए सभागृह में बोले क्यों नहीं? और अन्य भाषिक, अन्य धर्मी या हिंदुस्तानियों के मन में सवाल है कि आप इतनी तुष्टीकरण की बात क्यों कर रहे हो? आपने तो कभी देवस्थान की जगह को बचाने के लिए कोई आंदोलन किया हुआ हमने देखा नहीं। उल्टा मुंबई में तो हमने देखा कि हमारे प्रभा देवी के मंदिर के सामने अन्य धर्मीय कोई धर्म का पत्थर वहां लगाने का काम शिवसेना उवाटा के लोगों ने किया। माहिम में हमारा जो दत्त मंदिर है, जो भागोजी कीर ने बनाया था, उसको डिमोलिशन की नोटिस दे दी। ये सब काम करने का काम उद्धव जी ने किया, तो क्या समाज रिएक्शन नहीं देगा? जरूर देगा। ठीक है, लेकिन वो रिएक्शन आपके लिए नहीं है। मतलब मैं घूम फिर कर उसी मुद्दे पर आऊंगा जो आपसे थोड़ी देर पहले का फैसला है कि आप सनातनियों को, एक धर्म विशेष को, अपने एक वोट बैंक को संतुष्ट करने के लिए गाय को लेकर फैसला लें तो ठीक, और वो वक्फ बोर्ड के साथ खड़े हो जाएं तो गलत। मैंने कब कहा? वक्फ का हमारा विरोध है तो है, उसका कारण न्यायिक है, न्यायालयीन है, और गाय का विषय हमारे आस्था का भी विषय है, पर्यावरण का विषय है और प्राणी मात्र का भी विषय है। महाराष्ट्र में संत ज्ञानेश्वर जी की भूमि है। जो जे वांछील तोते लाहो प्राणी जाता, हर किसी को उसकी इच्छा के अनुसार मिले, हमारे प्राणियों को भी। ये बात कहने वाले हम लोग हैं, तो हम संत ज्ञानेश्वर को मानने वाले लोग हैं, वो लोग संत ज्ञानेश्वर का विरोध करने वाले लोग हैं, यानी विचारों का विरोध करने वाले लोग हैं। ठीक है, संत समाज से जुड़ी एक और खबर जिसका विश्लेषण बहुत ज्यादा हो रहा है वो ये कि महाराष्ट्र में जो सरकार है वो योगी मॉडल पर चल रही है, यूपी मॉडल पर चल रही है। बदलापुर एनकाउंटर को लेकर आपकी आलोचना हो रही है, बुलडोजर को लेकर और जिस तरीके का एक्शन होता है उसको लेकर आपकी आलोचना हो रही है। क्या वाकई ऐसा है? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन लोगों को न्याय मिले तो इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? और अगर ऊपर वाला ही न्याय करे तो क्या करे? ऊपर वाला कैसे? यानी ऊपर वाला ने भगवान, देव। अब मुझे इस बात का उत्तर दीजिए, अगर एक 4 साल के बच्चे के साथ कोई अन्याय, अत्याचार, खिलवाड़ करता है, उस परिवार की मनस्थिति क्या होगी? उस 4 साल के बच्ची के साथ ये नराधम, उसको मैं लिंग पिपासु कहता हूं, मुझे हिंदी में इसका शब्द जी शायद नहीं आ रहा है, माफ करिए मुझे। और वो आरोपी पकड़ा जाता है, उसको कोर्ट के सामने खड़ा किया जाता है, दूसरी बार या जो भी खड़ा किया जाता है, वो पुलिस की बंदूक छीनने का प्रयास करता है। और पुलिस ने क्या करना? न्याय इसमें कि भाई तू मुझे गोली मार। ये कौन सा कानून है? वो पुलिस की बंदूक छीनना चाहेगा और पुलिस ने कहना कि भाई मैं न्यायिक हूं, मैं सच्चा हूं, तो मैं गोली खाता हूं, मुझे गोली मार। ये न्याय नहीं होता है साहब।
लॉ एंड ऑर्डर और कानून की व्यवस्था में पुलिस के साथ खिलवाड़ किसी ने भी किया और इस प्रकार से, जबकि उसकी एक्शन शायद पुलिस पर ही गोली चलाने की हो सकती थी, उस समय पर पुलिस ने अगर स्व संरक्षण में मारा, ठोक दिया, तो कौन सा गलत किया? ये तो हमारे यहाँ यूपी का शब्द है ना, ठोक दिया। हाँ, तो ठोक ही दिया आशीष भैया। शेलार साहब भी कह रहे हैं ठोक दिया, तो फिर अंतर कहाँ रहेगा? नहीं, गुनहगारों को ठोका तो गलत क्या किया? ये न्याय तो ऊपर वालों ने दिया है। तो आप एनकाउंटर की भाई, पॉलिसी दाऊद की बहन से प्रॉपर्टी की लगातार खरीद फरोख्त करना, यह न्याय है? जिन्होंने बॉम्ब ब्लास्ट किया मुंबई में और सैकड़ों लोगों को मार दिया, बेचारे निरपराध लोग स्टेशन पर यहां वहां मर गए, उनको चुनावी प्रचार में बुलाकर उनके साथ प्रचार करवाना, यह उद्धव जी का न्याय है? और अक्षय शिंदे नाम के गुनहगार को ठोक दिया तो गजब हो गया। जनता इसको समझती नहीं है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि ये आप ही के पक्ष में जाता हुआ मुद्दा है। देखिए, पक्ष विपक्ष का विषय नहीं है, यह भावना का विषय है, न्यायिक उसके क्रिमिनल्स के ऊपर एक्शन का विषय है। क्रिमिनल पर एक्शन हुई, हमें कुछ भी उसमें गलत नहीं लगता। जो न्यायिक प्रक्रिया में उसकी इंक्वायरी होने दीजिए। एक इसी से जुड़े मुद्दे पर आलोचना होती है आपकी सरकार की, वो ये कि राहुल गांधी के खिलाफ एक विधायक ने विवादास्पद बयान दिया तो सरकार उनके साथ खड़ी रही। नितेश राणे के बयान को लेकर भी कहा गया कि सरकार साथ रही, लेकिन नितेश राणे के बयान के खिलाफ जो लोग सड़कों पर उतरे, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। देखिए, बेतुकी या हल्की बयानबाजी किसी ने भी नहीं करनी चाहिए। वो मेरा दल और हो ये या... सवाल तो मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ, आप मैं चीफ बता विप रहा हैं, विधानसभा में चीफ विप हैं। नहीं, तो बता रहा हूं ना, विधानसभा में ये कोई बयान नहीं हुआ है। जो भी बाहर हुआ बयान है, वो भी इस तरीके के बयान ठीक नहीं है और इसका मैं समर्थन नहीं करता हूं। और जो विरोध में लोग उनके प्रदर्शन करते हैं, उनके खिलाफ एफआईआर? देखिए, जो विरोध में प्रदर्शन करते हैं, उन्होंने कानूनी व्यवस्था में उनका अधिकार करना चाहिए, कानून को हाथ में लेकर नहीं करना चाहिए। प्रदर्शन का अधिकार हर किसी को है। इस बार के चुनाव में क्या आपको लगता है कि आपके गठबंधन के आगे चुनौतियां हो सकती हैं? कुछ चुनौतियां तो आपको नजर आ रही होंगी। नहीं, हर चुनाव अलग होता है, हर चुनाव में चुनौतियां होती है, लेकिन मैं मोदी जी के इस वाक्य से बहुत प्रभावित हूं। मोदी जी ने एक बार कहा था, मैं चुनौतियों को चुनौतियां देता हूं, और इसके लिए जो सामने चुनौतियां है उसको चुनौतियां देना, यह कार्यकर्ता का काम है, मेरे जैसे कार्यकर्ता का काम है। हर चुनाव में अपना एक अलग मुद्दे होते हैं, अलग महत्व होता है, अलग नैरेटिव होता है। इस चुनाव में भी हमारा विपक्ष स्वाभाविक रूप से प्रयास करेगा कि झूठे बातें पर, क्योंकि उनको दिखाने लायक कुछ नहीं। अगर हम इस चुनाव में जा रहे हैं तो हम बताएंगे, भाई ये देखो मुंबई से नागपुर एक्सप्रेसवे बना, देखो मेट्रो अभी आरएस से शुरू हो रही है, जो अभी हो जाएगी जी। एक पहले फेज में अंदर से दहीसर की शुरू हो गई है। नया एयरपोर्ट अभी 70-80% बन गया। अटल सेतु हमने बना दिया। हमने पेट्रोल डीजल के दाम में टैक्स कम किया। हमने 6,000 रुपए किसानों को दिया। हमने विद्यार्थियों के लिए नई शिक्षा धोरण की पॉलिसी लाकर उस पर काम किया। हमने कोरोना के समय पर भी एजुकेशन की सिस्टम में ग्रेजुएट्स की एग्जाम होनी चाहिए, ये कानून किया। हम ऐसे 100 काम दिखा सकते हैं। उद्धव जी, शरद पवार जी और कांग्रेस 10 काम दिखाए, ठीक है। और उसी बातों को लेकर हम जाएंगे। आपने साथ ही साथ चुनाव आयोग को सुझाव दिया कि मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को वोटिंग हो तो ज्यादा बेहतर है। क्या इसके पीछे की सोच? नहीं, बिल्कुल सही बात है। देखिए, शनिवार, रविवार, इतवार जिसको आप कहते हैं, तो उसके सलग फ्राइडे या मंडे अगर चुनाव आता है तो लॉन्ग वीकेंड होता है, और लोगों का एक स्वाभाविक मन बन सकता है कि भाई लॉन्ग वीकेंड में चले जाए तो उसका चुनावी वोटिंग परसेंट पे प्रभाव होगा। और इसके लिए वर्किंग डे को अगर आप चुनाव रखते हो, वर्किंग डे यानी बीच वाला, तो वोटिंग परसेंट अच्छा हो सकता है। चुनाव ये लोकशाही का महोत्सव है, उसमें हर किसी को सम्मिलित होने का मौका मिल सकता है। इस बार जो आपकी खुद की सीट है, वहां कहा जा रहा है कि मुकाबला थोड़ा दिलचस्प हो सकता है, मुश्किलें आपकी बढ़ सकती हैं। मैंने कहा ना, चुनौतियों को चुनौतियों में देता हूं। प्रिया दत्त का मैं किसी के नाम पर प्रतिक्रिया नहीं दूंगा। प्रिया दत्त का नाम चल रहा है कि वो आपके किसी सामने का भी हो, उतर सकती हैं। मैं किसी के नाम पर प्रतिक्रिया नहीं दूंगा। मुझे अगर पार्टी ने टिकट दिया तो कल भी मैं विधायक था, और कल भी मैं 100% विधायक बनूंगा। मतलब प्रिया दत्त हो या कोई भी मैं हो। किसी के नाम पर चर्चा नहीं करूंगा। चर्चा तो उनको करनी पड़ रही है, इसको दू कि इसको दू। तो आप अपनी जीत को लेकर इतने आश्वस्त क्यों हैं? क्योंकि काम किया है, क्योंकि संपर्क है, क्योंकि लोगों की सेवा में जुटे हुए हैं।
सात से लोगों की सेवा में लगे रहे हैं। मैं न्यूयॉर्क में नहीं घूमते रहा हूं, या मैं मुंबई में अवेलेबल नहीं हुए, बातें मैंने नहीं की है। ये तो कौन मुझे- कहता है? प्रिया दत्त कहती है। नहीं, मैंने किसी का नाम ही नहीं लिया। मेरे तो उनके काफी अच्छे संबंध भी है और मेरे अच्छे पारिवारिक संबंध भी उनसे, लेकिन उनका विषय नहीं है। मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं। ठीक है। और इसके लिए चुनाव में सामने जो भी आए, वो तो चुनाव है, कोई ना कोई आएगा ही। हम लड़ेंगे, पार्टी ने मुझे टिकट दिया तो मैं जीत जाऊंगा। लेकिन आपकी जो खुद की कॉन्स्टिट्यूंसी है, आपको लगता है थोड़ा मुश्किल है? वहां पर ज्यादा हैं, कई सेलिब्रिटीज आपके वोटर हैं क्षेत्र के, उससे क्या मुश्किल बड़ी है? संख्या में आम आदमी हैं, कुछ चुनौतियां, दबाव कुछ ज्यादा। सेलिब्रिटीज है तो उसमें मुश्किल क्या है? मुश्किल तो ये बात है कि इस प्रकार के नैरेटिव को चलाना और उस नैरेटिव के आधार पर चुनाव हम जीत जाएंगे ऐसा समझना, ये हमारे विरोधियों की मुश्किल है। हम तो जमीन के आदमी हैं साहब, जमीन पर काम करने वाले लोग हैं। और कैसे सारी चीजें आप मैनेज कर लेते हैं? मतलब सियासत भी, खेल जगत भी, बीसीसीआई में अहम जिम्मेदारी आप निभा रहे हैं, कैसे मैनेज कर पाते हैं? देखिए, वो तो मेरे आनंद का विषय है, दिल के करीब का विषय है। मैं अगर मुंबई में सबसे बड़ा गणेशोत्सव करता हूं तो वो मेरी चाहत है। मुंबई में एक अच्छा गरबा मैं करता हूं तो वो मेरी चाहत है। क्रिकेट ये मेरा पैशन है। मैं एक लाइब्रेरी चलाता हूं तो पढ़ना मेरा शौक है। मैं अगर म्यूजिकल एकेडमी या अवार्ड्स के फंक्शन करता हूं तो वो मेरी चाहत है। मुझे लगता है 100 घंटा राजनीति सोचना, यही राजनेता का काम नहीं होना चाहिए। आम आदमी के जैसे सब में मिलजुल चलना चाहिए और वो मेरा काम है। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष सेलार साहब, न्यूज नेशन नेटवर्क की इस कॉन्क्लेव में अपना बेशकीमती समय निकालने के लिए और तमाम मुद्दों पर खुलकर बात करने के लिए। और जैसा शुरुआत में मनोज सर ने कहा था कि अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से लेकर राष्ट्रीय राजनीति तक के जो मुद्दे हैं उन सब पर आप अपनी बात बेबाकी से कहते हैं। एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ मैं मनोज सर को आमंत्रित करूंगा कि वो प्लीज मंच पर आएं और न्यूज नेशन नेटवर्क की तरफ से आशीष सेलार साहब को एक मोमेंटो से सम्मानित करें, उनका अभिनंदन करें। मनोज सर प्लीज। तालियों में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए। थैंक यू आशीष सर। थैंक यू सर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।